नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी केस स्टडी डिस्कस करने के लिए जिसे देखकर निवेशकों में एक भय है कि क्या भारत का एडटेक फिर एक बार संकट में है। ऐसा इसलिए जिस तरह से बाजार में लिस्टिंग से पहले ही बायजूस फेल मार गई, अनअकैडमी फेल मार गई, वैसे ही क्या अब फिजिक्स वाला के हाल होने जा रहे हैं। ये तो अब लिस्टेड कंपनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते 100 दिनों में फिजिक्स वाला का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से कहीं अधिक का खत्म हो चुका है। बाजार में इसकी कीमत इतनी क्यों गिर गई, इस पर आज का विश्लेषण है। खबरों का कंप्लीट एनालिसिस जितने भी सोर्सेज हैं उपलब्ध उनके आधार पर है। लेकिन इसकी तरफ आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये, क्योंकि मैं खुद भी एडटेक सेक्टर में रहा हूं, एज एन एडुकेटर लंबे समय से सक्रिय हूं। इसीलिए आज के सेशन को विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स वाला सही है या नहीं, इस आधार पर देखने की जगह इन्वेस्टर्स के लिए यह सही है या नहीं, इस आधार पर अगर देखना आगे शुरू करें तो वो फायदेमंद होगा। क्योंकि ये रिव्यू कोचिंग का नहीं हो रहा है, ये कंपनी का हो रहा है और कंपनी पे इस समय जो बादल छाए हैं उनकी चर्चा है। आइए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, भारत में यूनिकॉर्न की जब चर्चा होती है तो देश के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम जब से शुरू हुआ तब वो स्टार्टअप्स जो अपनी वैल्यू $1 बिलियन से ऊपर बनाकर ले गए उन्हें यूनिकॉर्न कहा गया। एज ऑफ टुडे फरवरी 2026 के हिसाब से अगर हम बात करें तो $1 बिलियन से ऊपर जिन कंपनीज की वैल्यू मार्केट कैप में रही, 1 बिलियन अगर भारत में 90 रुपए का डॉलर है तो 9,000 करोड़ रुपए से ऊपर जिनकी वैल्यू रही उन्हें यूनिकॉर्न कहा गया। और ऐसे में भारत में फिलहाल 125 यूनिकॉर्न हैं जो स्टार्टअप हैं जो $1 बिलियन से ऊपर की वैल्यू रखते हैं। ऐसा करके भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सबसे अधिक यूनिकॉर्न जिसके पास उपस्थित हो, सबसे ज्यादा अमेरिका, फिर चाइना और फिर इंडिया का नाम आता है। ग्लोबली तीसरे नंबर पर खड़ा भारत कोरोना काल में बहुत सारे यूनिकॉर्न बनाने में कामयाब हुआ, क्योंकि इंटरनेट से इजीली मार्केट के अंदर रीच बन पाई, क्योंकि कंज्यूमर बाहर फुटफॉल नहीं कर पा रहा था। जो कन्वेंशनल मार्केट थे उन्हें सीधा सीधा चैलेंज मिल रहा था और मिलते इसी चैलेंज का फायदा उठाया इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में, जिसका हम एडटेक कहते हैं, यानी एजुकेशन जो वाया टेक्नोलॉजी हो रहा था। एजुकेशन वाया टेक्नोलॉजी में कोरोना के अंदर बहुत सी कंपनीज ने बहुत तेजी से एक्सपेंशन किया, जिसमें बायजूस, अनअकैडमी, अपग्रेड, वेदांतु, फिजिक्स वाला, ये तमाम वो कंपनीज थी जिन्होंने अपनी काबिलियत को इंटरनेट के सहारे जन जन तक पहुंचाया। लोगों का इंटरेस्ट इन तक बढ़ता गया। ऑफलाइन विकल्प उपस्थित नहीं थे। ऑनलाइन पढ़ने के उपलब्ध संसाधनों में इन्होंने सारे टीचर्स के एज एन एग्रीगेटर काम करना शुरू किया, कोर्स इकोनॉमी को बिल्ट किया और आज इन कंपनीज ने लगभग हर सेक्टर को टच करने का प्रयास किया है। ऐसे में फिजिक्स वाला भी बाजार के अंदर, एडटेक इंडस्ट्री के अंदर लेकर के स्कूल एजुकेशन से यूपीएससी तक की तैयारी या टेक्निकल स्टडीज की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगभग उतरा हुआ है। उत्तर से दक्षिण तक हर जगह छाने का इसका प्रयास चल रहा है। यह प्रयास का जो शुभारंभ करने वाले व्यक्ति रहे वो थे अलख पांडे और उनके साथ थे प्रतीक माहेश्वरी। इन दोनों के इस आइडिया ने पूरे देश में धूम मचाई। हालांकि हमारे देश में ऐसे ही बहुत सारे डुओज और भी थे, जिनमें से चर्चित अनअकैडमी का डुओ भी है, लेकिन वो एक फेल मॉडल रहा। आईपीओ आने से पहले ही कंपनी ने बहुत सारे बैकलैशेस देखे और वो आईपीओ यानी लिस्टिंग तक नहीं पहुंच पाई। बायजूस की केस स्टडी आज भी देश में निवेशकों को एडटेक में निवेश करने से पहले डराती है, क्योंकि बायजूस देश का वो ऐसा हमारे देश के अंदर एक ऐसा एडटेक बन चुका था जिसकी वैल्यूएशन एक टाइम पर $20 बिलियन तक कोट की गई थी। बिना लिस्टिंग के ही देश की सबसे बड़ी कंपनीज में चल रही बायजूस धड़ाम से नीचे जब आई तो देश में एडटेक पर से लगभग विश्वास उठ गया। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से फिर अनअकैडमी का नंबर आता चला गया और आज अनअकैडमी की स्थिति यूनिकॉर्न की जगह $500 मिलियन के आसपास की कोट की जाती है। लेकिन इसी पूरे डिफरेंट विंड माहौल के अंदर भी फिजिक्स वाला, जो कि अलख पांडे के नाम से शुरू होकर और उनके सहयोगी प्रतीक माहेश्वरी ने मिलकर जो कंपनी शुरू की, जो यूट्यूब से शुरू होकर के कोचिंग इंडस्ट्री तक गई, उन्होंने एक एवरेज छात्र की जर्नी को शुरू करते हुए एक दिन वो कीर्तिमान स्थापित कर लिया जो तमाम एडटेक करने से चूक गई थी। एडटेक्स का सपना होता है कि वो जितने भी निवेशक हैं
उनके पैसे को आईपीओ के माध्यम से जनता के पास जब लिस्टिंग तक जाएं, तब लिस्टिंग में पहुंच करके उन्हें एक बेहतर रिटर्न दे करके लौटा सकें। मेरे प्यारे साथियों, स्टार्टअप इकोसिस्टम में यह माना जाता है कि जब कोई कंपनी निवेश के लिए निवेशक तलाश रही होती है, तो निवेशकों को यह सपना दिखाया जाता है कि आप आइडिया में इन्वेस्ट करिए, आप इस काम में निवेश करिए, हम आपको बताते हैं कि हम इतनी इतनी ग्रोथ करेंगे और हमारे इस आइडिया को जब हम जनता तक लेकर जाएंगे, तो जनता यहां पर एज एन शेयर होल्डर एंट्री करेगी। आप अपने शेयर बेचकर हमसे पैसे कमाकर लेके चले जाइएगा। तो अगर किसी ने करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो वो बेहतर रिटर्न की उम्मीद में कि एक दिन ये 10 करोड़ बनेंगे, इस तरीके से निवेशक जुड़ता चला जाता है। तो निवेशक 100-100 करोड़ रुपए तक निवेश करके इनिशियल स्टेज के अंदर लगते चले जाते हैं। आईपीओ ही सबसे बड़ी स्टार्टअप मतलब जो इकोसिस्टम है, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। ऐसे में अगर हम बात करें फिजिक्स वाला की, तो इन्होंने बहुत सारे कोर्सेज निकाल निकाल करके अपने रेवेन्यू में बहुत तेजी से इजाफा किया और अपने आप को तमाम प्रकार के मतलब अप्स एंड डाउन से बचाते हुए निकलते हुए फाइनली डीआरएचपी फाइल कर दी और आईपीओ की लिस्टिंग के लिए पहुंच जाते हैं। सेबी के पास आया इनका ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो आपके सामने है। इन्होंने अपनी तरफ से ये पूरा डॉक्यूमेंट जब साइन किया, तो इसके अंदर ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस इन्होंने जानकारी दी कि हम फ्रेश इशू भी ला रहे हैं और ऑफर फॉर सेल भी ला रहे हैं। लगभग 10% के आसपास, 10.3% के आसपास कंपनी ने अपने शेयर्स को जनता के लिए उपलब्ध करवाया, जिसमें कंपनी के जो प्रमोटर्स थे, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी स्टेक फिजिक्स वाला के दोनों फाउंडर्स जो थे अलख पांडे और प्रतीक माहेश्वरी, इनके पास थे। तो इन्होंने अपने हिस्से के कुछ शेयर्स को बेचकर पैसा खुद की जेब में रखने का निर्णय लिया। दो तरीके से शेयर बेचे जाते हैं। पहला होता है जब भी कोई कंपनी, मान लीजिए 100% शेयर कंपनी के पास में है, कंपनी के अंदर प्रमोटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, अनलिस्टेड शेयर होल्डर्स हैं, ई शॉप होल्डर्स हैं, कंपनी के और जो भागीदार हैं जिन्होंने कभी ना कभी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी ली थी, वो सबकी सब 100% काउंट किए जाते हैं जब वो लिस्टिंग के लिए पहुंचते हैं। आईपीओ का मतलब होता है कि आप जनता के सामने पहुंच रहे हैं और जनता को आप अपना हिस्सा बेचकर पैसे लेना चाहते हैं। जब भी कंपनी आईपीओ में जाती हैं, तो दो ऑप्शन रखती हैं। पहला, जो जनता पैसा देगी शेयर खरीद के, उस पैसे को कंपनी में ही निवेश कर दिया जाए, या फिर उस पैसे को जिनके शेयर थे वो लोग लेकर अपने घर चले जाएं। इन दो मॉडल्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक कहलाता है आईपीओ, जब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, वो शेयर होल्डर अपना शेयर बेच रहे हैं और उस पैसे से कंपनी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उस पैसे को उठाकर कंपनी में ही लगाया ताकि कंपनी को और बड़ा बनाया जा सके। सामान्यतया मेजॉरिटी कंपनियां यही करती हैं, आईपीओ ला करके अपना फंड बड़ा करती हैं ताकि वो और तेजी से एक्सपेंड कर सकें। वहीं कुछ कंपनीज इस तरह से अपने जब शेयर बेचती हैं, तो उस पैसे को जो बेच करके प्राप्त हो रहा है, वो बजाय कंपनी में लगाने के प्रमोटर्स की जेब में, या जिन्होंने अपने शेयर बेचे वो अपनी जेब में लेकर चले जाते हैं। इसे ऑफर फॉर सेल कहा जाता है। तो फिजिक्स वाला के केस में दोनों मॉडल आए थे। यहां पर फ्रेश आईपीओ होल्डर मतलब फ्रेश इशू भी था और ओएफएस भी था। दोनों प्रकार के ऑफर्स यहां पर लाए गए थे। यहां पर दोनों जो प्रमोटर्स हैं वो अपने शेयर बेचकर पैसा घर ले जाने वाले थे। अराउंड 380 करोड़ की आस्क थी और उसके अलावा लगभग 3000 करोड़ के आसपास को उनको 3000 से 3200 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी के अंदर पैसा लेकर आना था। इस प्रकार से कंपनी के अंदर इन्होंने अपनी स्थिति को साझा किया कि हम ये चाहते हैं बाजार से। मार्केट में खबरें आना शुरू होती हैं। सितंबर 2025 की कहानी रहती है कि 3820 करोड़ रुपए का ये आईपीओ लाना चाहते हैं। अगर आप 10% हिस्सा बेचकर 3820 करोड़ कमाना चाहते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि करंट वैल्यूएशन आप 38,000 करोड़ रुपए मान रहे हैं। यही सीधा सा मतलब 10% 3820 करोड़ रुपए अगर आप मानते हैं, तो 38,000 करोड़ के आसपास आपकी आस्क हो गई। ठीक है, कंपनी ने आईपीओ के लिए जब लिस्टिंग के लिए कहा, उसके बाद कंपनी लिस्ट होने जाती है अपने शेयर ऑफर के लिए 11 नवंबर को शुरू होती है। 13 नवंबर को इशू के अंदर बंद कर दिया जाता है कि भाई अब हो गया खत्म। इसके अंदर शेयर लगभग 3100 करोड़ रुपए इन्होंने फ्रेश इशू शेयर करके उठाने थे और ऑफर फॉर सेल से 380 करोड़ रुपए उठाने थे। यानी मालिक लोग 380 करोड़ रुपए अपने जेब में लेकर जाने वाले थे। ठीक है साहब, कंपनी ने यहां पर दिखाया यह था कि हम हर साल 905 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर रहे हैं। ये जो 905 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, यह दर्शाने के लिए था कि निवेशक हम पर विश्वास कर सकता है कि हम इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, रिकरिंग बेसिस पर इतना पैसा हमारे पास आ रहा है।
मतलब कोर्सेज बेचकर इतना पैसा हम हर साल कमा रहे हैं। लेकिन कंपनी ने एक और आंकड़ा दिखाया था और वो था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि घाटे में था, माइनस 127 करोड़ रुपए। ये जो राशि लिखी गई है ये करोड़ में है, माइनस 127 करोड़ रुपए, यानी कि इन्होंने इसे घाटा दिखाया। लेकिन रीजन बताया कि हम चूंकि एक्सपेंड कर रहे हैं, हम बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स खोल रहे हैं, इसलिए हमें आवश्यकता है और इसीलिए हम आईपीओ में आए हैं, क्योंकि हम इस पैसे को लेकर के अपने काम को और तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह से इन्होंने बकायदा अपने शेयर निकाले। शेयर की जो इनिशियल प्राइस बैंड रखी वो 103 से 109 रुपए रखी। इसका मतलब है कि कंपनी कहती है कि मेरा एक शेयर 103 से 109 रुपए में आप ले सकते हो, लेकिन जनता ने इसे खरीदने में अपना रुझान बहुत तेजी से दिखाया और इसके प्रति जो रुझान था वो सकारात्मक रहा। 100 का माल 150 तक में बिका, 155 रुपए तक का बिका। फ्रेश इशू से मिली राशि में से 710 करोड़ रुपए इन्होंने बताया कि ये मार्केटिंग पर खर्च करेंगे। आज जो भी आप फिजिक्स वाला के प्रचार देखते हैं, विभिन्न प्रकार के सीरियल्स में इनको आते हुए देखते हैं, या फिर आप किसी तरह से बैनर लगे देखते हैं, होर्डिंग लगे देखते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग देखते हैं, या फिर जितने भी जगह आप विज्ञापन देखते हैं, ये सब कुछ करने में जो खर्च है, ये एक साल के अंदर 710 करोड़ रुपए ये केवल मार्केटिंग पर खर्च करने वाले हैं। 548 करोड़ रुपए आजकल जो ऑफलाइन चल रहे हैं और हाइब्रिड सेंटर चल रहे हैं उनके किराए के भुगतान पर खर्च करने वाले हैं। 460 करोड़ रुपए नए ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटर्स के लिए खर्च करने वाले हैं और 471 करोड़ रुपए दक्षिण भारत में इन्होंने एक जाइलम लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसमें निवेश करने का निर्धारण किया ताकि ये दक्षिण भारत में अपनी पहचान बढ़ा सकें। कुछ इस प्रकार से शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहा। प्रमोटर अलख पांडे और प्रतीक माहेश्वरी 40.31% होल्डिंग रखते थे। इसके बाद जब इनको अपने शेयर बेचने थे तो 35.74% की इनकी होल्डिंग रही। इनके जो पहले इन्वेस्टर्स थे उनके पास में ये नंबर रहा और इनके पास में ये नंबर रहा। अगर आप इस सारे नंबर को जोड़ते हैं तो ये 98 पॉइंट कुछ बैठता है। लगभग 2% ऐसा शेयर था इनका जो इन्होंने अपने ही कंपनी के एम्प्लॉइज को ई शॉप्स के माध्यम से या फिर अनलिस्टेड शेयर के माध्यम से कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। और इसके बाद में जब ये बेच दिए गए लगभग 10.3% शेयर, रिमेनिंग रहे 87% के आसपास जो शेयर हैं वो इस प्रकार से अब डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इन्होंने लगभग अपना 5% शेयर बेच दिया, मतलब 4.5% के आसपास। तो यहां पर परसेंटेज का आप आंकड़ा देख सकते हैं। कुल मिलाकर के कंपनी ने ओवरऑल अपने 10.3% शेयर पब्लिक में बेचे और उसको बेच करके 3,500 करोड़ से 4,000 करोड़ के बीच में इन्हें उगाने का मन था, यानी कि मार्केट से लेने का मन था। ठीक है, लोगों ने बहुत अच्छा उत्साह दिखाया, कंपनी बहुत बढ़िया से फुल्ली सब्सक्राइब्ड होती है और 33% प्रीमियम पर इनका शेयर लिस्ट होता है। मतलब 100 का माल खरीदने वाले 140 तक में माल खरीदने के लिए आ जाते हैं। बढ़िया डेब्यू होता है और डेब्यू होता है वो डेब्यू ही आज की चर्चा है। नवंबर में जब शेयर डेब्यू होता है उसके बाद इसके प्राइजेस की चर्चा और आज की चर्चा, बस यही सबसे बड़ा सवाल है। दलाल स्ट्रीट में ये 145 रुपए पर जाकर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के रजिस्टर होता है और ये जो पैसा है 33% ऊपर जाकर के शेयर लिस्ट होता है। लेकिन आज की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब कल 27 फरवरी की अगर मैं आपके सामने बात रखूं, फ्राइडे तक की, तो ये शेयर 85 रुपए पर था। तो जो 145 रुपए का शेयर था वो 85 रुपए का शेयर आ गया। एक दिन में 3.73% वैल्यू शेयर की गिरी। ये लगातार गिरती वैल्यू से एक बहुत बड़ा आंकड़ा निकला और वो ये कि फिजिक्स वाला जो मार्केट में आईपीओ में लिस्ट होने आए थे, जिस समय इन्होंने प्रीमियम पर खुद को लिस्ट पाया, जिस समय जनता का इतना इनके पास रुझान था, आज से लगभग 100 दिन पहले मार्केट में अगर 145 रुपए का एक शेयर जा रहा था, उस समय 10% शेयर बेच करके 45,000 करोड़ की वैल्यूएशन बनाने वाली कंपनी 45% अपनी वैल्यू गिरा देती है। मतलब कि जनता का रुझान नकारात्मक हो जाता है। लोग धड़ाधड़ इनके शेयर बेचने निकल पड़े हैं और गिरते गिरते इनकी वैल्यू समझिए 100 का माल 45 में रह गया है। इस तरह से बड़ा सवाल यह बनता है कि आफ्टर ऑल क्या ये 100 दिन का कोई बूम था, कोई स्ट्रेटजी थी और 100 दिन बाद, लगभग 90 दिन बाद ही ऐसा क्यों हुआ? क्या
ये फिर से एक ऐसा एडटेक बनने जा रहा है जो कि बर्बादी की कगार पर है। कहां फेल मार गया फिजिक्स वाला, यह बड़ा सवाल अब बनकर निवेशकों के दिल में बैठ गया है। क्योंकि जिन निवेशकों ने बाजार में लगभग 4 से 4,500 करोड़ रुपए निकालकर इस कंपनी को दिए, उन शेयर के निवेशकों का क्या होगा? कारण यही जानने के प्रयास में ये 3 प्रश्न आज हम खोजने निकलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी जानकारी दे देते हैं, और जरूरी जानकारी ये कि जो मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने का बेसिक कोर्स लाया था, बिगिनर से लेकर प्रो लेवल का, जिसमें मैंने 20 प्लस आपको एआई टूल सिखाने की बात की थी, उसका आज आखिरी दिन है। जल्दी जाकर उसे एनरोल कर लीजिए। 20 से अधिक एआई टूल सिखाने की बात की थी, ऑलरेडी 30 से अधिक एआई टूल सिखा चुका हूं, यूज करना सिखा चुका हूं, और क्लास के भीतर ही 30 मिनट के अंदर प्रोफाइल के लिए कैसे वेबसाइट बनाई जा सकती है, वाइब कोडिंग क्या होती है, यह मैंने क्लास में करके सिखाया है। बहुत सारे यूजर्स ने इसका यूज किया है। ये जो आप बनती वेबसाइट देख रहे हैं, ये मैंने क्लास के अंदर ही बनाई है। ये जो आप हमारी प्रोफाइल बनती देख रहे हैं, ये प्रोफाइल भी मैंने सीधा क्लास के अंदर ही बिल्ड की थी, जो आज आपके सामने पूरी तरह से बन करके रनिंग दिखाई दे रही है। ये केवल एक डेमो वेबसाइट हमने बनाकर दिखाई थी, सो दैट आप लोग इसके माध्यम से समझ सकें। आप भी अगर ये सब सीखना चाहते हैं तो आज हमारे 33% ऑफ का आखिरी दिन है। जाकर जल्दी से कोर्स एनरोल कर लीजिए। कोर्स बातें बाजार की एप्लीकेशन और वेबसाइट पर उपलब्ध है, लिंक कमेंट बॉक्स में है। वापस आते हैं हमारे सवाल पर। सवाल यह है कि 45% जो ऑफ हुआ, ये 45% प्राइस गिरा क्यों? इसके पीछे की कहानियां निकल करके आना शुरू होती हैं। फिजिक्स वाला के शेयर प्राइसेस गिरने के पीछे की कहानियों में लिस्टिंग प्राइस से लेकर अब तक की चर्चाओं में 52 वीक का हाई जिस शेयर ने 161.99 रुपए तक टच किया था, वो 45% तक गिर चुका है। अगर इसको वैल्यू के आधार पर बात करें तो 45,975 करोड़ रुपए की एक समय पर आज से 90 दिन पहले आईपीओ में इसकी वैल्यू पहुंच गई थी। आज वो 25,500 करोड़ रुपए रह गई है, मतलब अराउंड 26,000 करोड़ रह गई है। 100 दिन के अंदर 20,000 करोड़ वैल्यू गिरना अपने आप में बड़े सवाल रखता है। और ये सवाल उस डे वन के सवालों से फिर मैच करते हैं कि क्या जिस समय इसकी वैल्यू निकाली जा रही थी, क्या वो वैल्यू ओवर प्राइज्ड थी, क्या वो खरीदने लायक था भी या नहीं। एक एक करके सारी बातों का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषकों की, जो भी मार्केट में उपलब्ध एनालिस्ट हैं, उनकी क्या राय है वो जानते हैं, और उनके आधार पर आपको इस पर क्या करना चाहिए उसकी चर्चा करते हैं। जब बहुत सारे आप न्यूज एनालिसिस निकालेंगे, रिसर्च एनालिसिस निकालेंगे, तो मार्केट वेटरन अरुण केजरीवाल जी का बयान निकल कर आता है, जिसमें उनका बयान यह है कि समझ में यह नहीं आ रहा कि जो धंधा ऑनलाइन शुरू हुआ था, ऑनलाइन रेवेन्यू उनका आज भी 50% से ज्यादा है, वो कंपनी ऑफलाइन के मॉडल पर निकल पड़ती है। पहले जिस चीज पर आप बड़े बने, उसे छोड़कर आप अब अगली धंधे की तरफ ऑफलाइन में बढ़ रहे हैं। पहले ही आपने कहा था कि क्लासरूम के लिए हम घर से घर में पढ़ा दे रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमने मोटार और ब्रिक से कमरे बना दिए यहां पर। तो बोले पहले तो आइडिया में ही त्रुटि है। दूसरा, इस कंपनी का एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा है, मतलब इसके एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा नौकरी छोड़ते हैं। साथ ही साथ 50% से ज्यादा जो इनका रेवेन्यू है, वो इनके स्टाफ और टीचर की सैलरी में चला जाता है। अगर ये 910 करोड़ रुपए क्लेम करते हैं कि हम रेवेन्यू कर रहे हैं, तो 450 करोड़ रुपए तो इनका खर्च ही हो जा रहा है अपने स्टाफ को रखने के अंदर। इसके साथ साथ ये इस समय ऑफलाइन मॉडल पर जा रहे हैं, जो इनके मेजर कैपेक्स का, यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसका बड़ा हिस्सा बन रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आज कंपनी इस बात पर कि जिस कोर्स को 2,000 रुपए में पढ़ा जा सकता है, उसे 20,000 रुपए में पढ़ाने के लिए क्लासरूम तक लोगों को क्यों बुलाने पर जोर दे रही है, यह सवाल समझने से बाहर है। और यह मॉडल इसीलिए सवालों के घेरे में है। एक ऐसे ही और इंडस्ट्री वेटरन संदीप सबरवाल जी कहते हैं कि फिजिक्स वाला का जो आईपीओ है, उसके वैल्यूएशन में ही बड़ी चिंताएं थी, क्योंकि इसका वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेट पर किया गया था, जो कि हाइप्ड था। सोशल मीडिया, मीडिया प्रबंधन, डिजिटल मीडिया प्रबंधन, कॉर्पोरेट मीडिया प्रबंधन, प्रिंट मीडिया प्रबंधन, प्रबंधन का परिणाम ज्यादा प्रतीत होती है, कहना इसका मीनिंग यह निकल कर आता है। इसके साथ साथ यहां पर जो इस कंपनी के बिजनेस की यूएसपी है कि भाई क्या ऐसा खास है इस कंपनी में जिसे कोई और नहीं कर सकता, तो साहब पहली बात निकलती है कि साहब ये लोग ना ऑनलाइन पढ़ाना जानते हैं। तो बोले साहब ऑनलाइन तो कोई भी पढ़ा सकता है, यानी कि आपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना लिया, यानी कि आपके धंधे का कोई मोट नहीं है। जैसे आईबीएम करके जो अमेरिकी कंपनी है, उसका मोट हुआ करता था उसका कोबोल भाषा में
काम जिससे दुनिया के 95% एटीएम वो चलाते थे। तो जिसका मोट इतना हाई हो उस कंपनी को टक्कर देना बहुत मुश्किल होता है। पर आपके केस में जो आप कर रहे हो वो एक व्यक्ति की ब्रांड इमेज पर ज्यादा टिका हुआ है। ये बड़ा कंसर्न है कि आपकी टेक्नोलॉजी जो है ना वो कोई ऐसी नहीं है कि कोई और कॉपी नहीं कर सकता, ये रिप्लेसेबल है। और ये ऐसा होता भी है। आज बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो सेम टाइप का काम कर रहे हैं और वो जितना बेहतर कर जाएंगे उतना बड़ा मार्केट पकड़ जाएंगे। आज स्ट्रेंथ ये है कि आपके पास पैसा है तो आप अपने मार्केटिंग के बजट से औरों को दिखने से रोक लेते हो। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट डिलीवरी में अच्छा रहे तो आपके धंधे को रिप्लेस किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आपकी कंपनी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिसे देखते हुए यह कहा जा सके कि यह औरों से बिल्कुल यूनिक है। ऐसे ही ऑफलाइन बिजनेस के एक्सपेंशन को लेकर के एक और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं जो एसबीआई सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं फंडामेंटल रिसर्च के। उनका कहना है कि कंपनी ने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया काम भले ही किया हो, सेल बढ़ाई हो, एबिडा रखा हो, लेकिन जो इस समय ऑफलाइन बिजनेस के अंदर वो एंट्री करते जा रहे हैं वो अपने आप में प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुंचेगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। कारण इसका बहुत ही जेन्युइन है और वो ये है कि ऑफलाइन जो धंधे होते हैं, जितने भी प्रकार की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स, ये लोकल लेवल पर प्रबंधन से प्रेरित होते हैं। आज फिजिक्स वाला जिस नाम पर चल रहा है वो अलख पांडे सर के नाम को प्रमोट कर कर चलता है, लेकिन हर ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में वो मिले जरूरी नहीं है। तमाम प्रकार की बड़ी कंपनीज ने जो कोचिंग बना बनाकर हर शहर में पहुंच रही हैं, वो आज नाम बड़े दिखाती हों लेकिन वहीं के लोकल टीचर्स को उस जगह की टी शर्ट पहनाकर उस इंस्टीट्यूट में घुसा देती हैं। वो लोकल टीचर तो उस शहर में पहले भी वैसे ही पढ़ा रहे थे। कोचिंग का जो प्रोडक्ट है वो पढ़ाना है। अगर वही प्रोडक्ट लोकल लेवल पर कोई टीचर पढ़ा रहा था, यह बात जनता को समझ में आ जाती है। और जब यह बात समझ में आती है तो बहुत सारी ऑफलाइन कोचिंगें बंद होने के कगार पर पहुंच जाती हैं, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग के अंदर सिस्टम टीचर से प्रेरित होकर चलता है और टीचर जब लोकल होता है तो वो अपने आप को ग्रो करने पर फोकस करता है और कोचिंगें दूसरे तीसरे साल में टूटकर वहीं की वहीं खंडित हो जाती हैं। बहुत सारे मॉडल हमारे देश में चाहे फिटजी के रहे हो, आकाश के रहे हो, अनअकैडमी के रहे हो, जब जब इन लोगों ने अपनी ब्रांचेस खोली, इनकी ब्रांचेस खत्म होने के बड़े रीजन में यही निकला कि टीचर जैसे ही ग्रो हुआ उसने अपना संस्थान खोल लिया और कंपनी के इन्वेस्टमेंट को चूना लग गया और हर जगह जाकर के आपके जो फेस लोग हैं वो वहां नहीं पहुंच पाते। इसीलिए इनकी जो शेल लाइफ है वो 3 से 4 साल होती है। जैसे अभी कल की ही खबर में अनअकैडमी का करोल बाग वाला जो सेंटर है वो सुर्खी में बना हुआ था कि वहां पर बच्चे फीस, उन्होंने अचानक सेंटर बंद कर दिया। ऐसे ही फिटजी के बारे में सुनने में मिला, उन्होंने मेरठ का अपना सेंटर अचानक बंद कर दिया और बच्चे फीस के लिए घूमते रहे। ये सारी जो घटनाएं मिलती हैं वो इसलिए क्या तो टीचर भाग गए या फिर उनको सस्टेनेबल नहीं लगा। ये काम जो अभी अपना आधे से अधिक ध्यान ऑफलाइन एक्सपेंशन में लगा रहे हैं, ये आने वाले डाउन द लाइन फेल मार सकता है। यही कारण है कि लोग इस बात को लेकर के शंकित होने लगे, चर्चाएं होने लगी। हालांकि ये चिंताएं शुरुआत में लिस्टिंग के समय ही दिखने लगी थी। नवंबर 20 को ही 12,000 करोड़ की वैल्यू इनकी नीचे आ गई थी। अब सवाल बनता है कि अब जाकर के वैल्यू इतने एकदम नीचे क्यों आई? 20,000 करोड़ का अचानक चूना कैसे लगा? हुआ क्या? कंपनी ने अपने जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स थे, जैसे कि कंपनी के अंदर काम करने वाले कुछ एम्प्लॉइज, ई शॉप्स या अनलिस्टेड शेयर होल्डर्स, उनका लॉक इन पीरियड 12 फरवरी 2026 को खत्म हुआ। जैसे ही उनका लॉक इन पीरियड खत्म हुआ, अचानक वो लोग बिकवाली पर उतर आए। तो कंपनी के लगभग 3% शेयर, 2 से 3% शेयर ऐसे हुए जो कि 12 फरवरी के बाद बाजार में बिकने के लिए आ गए। जब कोई बेचने के लिए शेयर आ जाता है मतलब वो बाजार से पैसे लेकर निकलना चाहता है। जब माल ज्यादा हो और मतलब सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो तो वैल्यू गिरने लगती है और वो वैल्यू गिरती हुई चली आई। इसी के चलते इनका जो आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है, वो गिरकर 27.4 हो गया। अब ये क्या होता है? कंपनियों को ट्रैक करने का एक पैटर्न समझ लीजिए आरएसआई। आसान भाषा में समझिए कि 0 से लेकर 100 तक का एक आंकड़ा है। अगर 70 से ऊपर किसी कंपनी का आरएसआई है, इसका मतलब है कंपनी के शेयरों को ज्यादा खरीदा जा रहा है। और 30 से नीचे अगर किसी कंपनी का आरएसआई है तो माना जाता है कि जरूरत से ज्यादा बेचा जा रहा है।
यहां पर 27.4 नंबर जो दिख रहा है, इसका मतलब है कि इनके शेयर बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। बेचो इनको और बाजार से पैसा लेकर निकलो। यानी कि सेंटिमेंट ऐसा है निवेशकों में, या फिर कंपनी के जो अंदर ही बैठे हुए एम्प्लॉइज थे, या फिर ई शॉप होल्डर्स थे, या फिर अनलिस्टेड शेयर होल्डर थे, वो विश्वास नहीं रख पा रहे कि ये ग्रो करेगी, वो अपने शेयर बेच रहे हैं। इससे ये आरएसआई का नंबर गिर रहा है। 25 तक अगर ये पहुंच गया तो ये बहुत चिंता का बात होगा। हालांकि आरएसआई 25 पर जब पहुंचने वाला होता है, तब ये माना जाता है कि अब ये वो चांस है जिस समय एक वो निवेशक वापस खड़ा होकर आ सकता है कि चलो अब 25 आ गया, अब तो खरीद लो, अब तो मरे का माल है, अब ये उठेगा। तो कहते हैं कि जब भी मार्केट के अंदर सपोर्ट लेवल की तलाश होती है, तो आरएसआई 25 आने का इंतजार होता है कि जब बिकवाली हो ही रही है तो 25 तक आ जाने दो। यह भी एक बड़ा कारण इनके शेयर बिकने का दिख रहा है। साथ ही साथ इनका मार्केट कैप जिस तरीके से गिरता जा रहा है, बाजार के कुछ मतलब सेंटिमेंट्स हैं, गिरते के अंदर लोग बेच देते हैं, चढ़ते के अंदर खरीद लेते हैं, जबकि निवेशक उल्टा करता है। जो लॉन्ग टर्म निवेशक है वो उल्टा करता है, गिर रहा है तो कम दामों पर माल को जब्त कर लेता है, बाद में बढ़ता हुआ दिखेगा तब पैसा कमाकर निकल जाएगा। बस ये जो खेल है ना, वो बाजार के अंदर इसके भावों को गिरा रहा है। कुल मिलाकर के इनका सेलिंग वॉल्यूम बढ़ गया है, और सेलिंग वॉल्यूम बढ़ने से बाजार के अंदर सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव हो रहा है। लगातार सेल की खबरें, बाजार में बढ़ते शेयर की मात्रा, जिससे इनकी वैल्यूएशन पर लगातार गिरावट देखी जा रही है। कंपनीज के शेयर होल्डर्स में जो कंपैरेटिव अगर अध्ययन किया जाए और अनलिस्टेड और लिस्टेड कंपनी से, तो इनका मोमेंटम सेल का ज्यादा दिखाई दे रहा है। एक और जो पॉइंट है जिससे लोगों का कंसर्न रेज हो रहा है, वो ये कि इनके सेल को एनालिस्ट करने के लिए जो ट्रैक्स हैं, वो ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे। बाय और सेल का कॉल देती हैं कंपनीज, रिसर्च एनालिसिस फर्म कॉल देती हैं। इनके लिए अगर कोई फर्म कॉल का ऑफर दे दे रही है कि सेल कर लो, तो कोई कह रहा है बाय कर लो। लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। एक कंपनी का, जिसका नाम पॉजिटिव मतलब जेएम फाइनेंस करके कंपनी है, उसने कहा है कि सेल करने का माहौल है, इस कंपनी के शेयर पर सेल की परचेज किए जा सकते हैं, बाय का ऑप्शन दिया है इसने। ये न्यूज भी बनी कि साहब इनने कहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन खबरों को लेकर के भी मार्केट में एक अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चलती है। खैर जो भी हो, कुल मिलाकर के आज का बाजार भाव जो इनका गिरा हुआ है, उसके कारण को हमने जानने का प्रयास किया। अब दो सवाल हैं, खरीदें या बेचें। तो देखिए, खरीदने के पक्ष में और बेचने के पक्ष में मार्केट एनालिसिस के आधार पर जो पॉइंट निकल कर आते हैं, मैं वो आपको बता देता हूं। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे समझ के खरीदें कि देखो साहब, इसके रेवेन्यू बढ़िया ग्रो होता है, इसके पास टेक्निकली ओवरसोल्ड रहा है, आरएसआई 27 तो हो ही चुका है, 25 पर आते आते वो भाव आ ही जाएगा जब खरीद लिया जाए। फिर अभी आईपीओ का जो प्राइस था उससे नीचे का मामला है, तो चलो खरीद ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि चलो अब तो कम से कम उठेगा, ये वाला वो है। दूसरा, जो इसके को फाउंडर हैं, उनका प्रॉमिस, क्योंकि वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, छोटी छोटी कक्षाओं की क्लासेस को पढ़ाने उतर आए हैं, उनकी मेहनत दिख रही है, बाजार के अंदर वो सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे हैं, तो चलो यार, मेहनत तो कर रहा है आदमी उठाने का, वो सब दिख रहा है। और जेएम फाइनेंशियल जैसे कॉल भी दे रहे हैं कि चलो खरीद लो। इस तरह की बातें तो दिखाती हैं सकारात्मक कि चलो खरीद लेना चाहिए। बेचना ही चाहते हो कि साहब नहीं खरीदें, इसके पक्ष में प्रमाण दो, तो भाई साहब देख लो, अभी भी ये लॉस मेकिंग संस्थान है, लगातार इसका जो लॉस है वो बढ़ता जा रहा है। लॉक इन पीरियड जस्ट एंड हुआ और अचानक बिकवाली आ गई, इसका मतलब अंदर वालों को पहले से ही पता था कि ये फेक गेम चल रहा है। इसके अलावा कंपटीशन बहुत ज्यादा है इनके कॉम्पिटिटर्स में। चाहे बायजूस अभी स्ट्रगल कर रहा हो, लेकिन बर्बाद तो नहीं हुआ है। अनअकैडमी भी स्ट्रगलिंग फेज में ही है। एलन है, आकाश है, और बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग जो अपने ऑफलाइन धंधे में जहां ये एंट्री कर रहे हैं, वो लोग उसके अंदर अपना मोट बनाकर बैठे हैं। बहुत सी ऐसी ऑफलाइन संस्थान जो लोकल लेवल पर बहुत ही फेमस है और अच्छे रिजल्ट देने के लिए जानी जाती हैं, वो लोकल कंपटीशन देने की स्थिति में खड़ी हैं। वो इनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो जिसमें ये पैसा लगाने जा रहे हैं, वो पैसा एक्सपेंड करेगा, इसके बहुत कम चांसेस हैं। साथ ही साथ इनका एक्सपेंशन बहुत महंगा है, क्योंकि पहले कोचिंग खोलना, फिर वहां पर उसका प्रचार प्रसार का एकदम बहुत सारा कैपेक्स इन्वेस्ट करना, टीचर को हायर करना, जरूरत पड़ जाए तो 1.5 गुना दाम पर दूसरे संस्थान से लेकर आना, ये सब प्रयास इनके खर्चों में शामिल होते हैं। फिर कवरेज इनको बाजार की कंपनीज कर नहीं रही हैं, रिसर्च एनालिसिस फर्म इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हैं। इसके चलते हुए इनका सेंटीमेंट बताता है कि भैया शेयर ना ही खरीदे जाएं तो ठीक है। तो मैंने आपको दोनों ही बातें बता दी। कॉल आपका है, फिर से आपकी रिसर्च आपकी अपनी हो, आपको जैसा भी निर्णय करना है वो आप अपने हित में लें। फिर से मैं यहां पर डिस्क्लेमर दोबारा बोल देता हूं, ये पूरा विश्लेषण कंपनी का विश्लेषण था, मैं कोचिंग का विश्लेषण नहीं किया हूं। आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये आपका कॉल है।
कंपनी में निवेशकों को लेकर बाजार क्या सेंटीमेंट है, उस खबर का विश्लेषण मैंने आपके सामने कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हां, जो जानने वाली बात है वो ये कि आपके कमेंट बॉक्स में जो लिंक हमने पिन किया है वो हमारे कोर्स का है, और हमारा कोर्स के सेल का आज आखिरी दिन है जिस पर 33% ऑफ आपको दिया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हमने बहुचर्चित क्लॉड भी आपको अपनी क्लास में इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसके कोवर्क को यूज करके सीधा चाहे एक्सेल फाइल बनानी हो या पीपीटी बनानी हो या पूरे कंप्यूटर को पूरी तरह से क्लॉड को सौंप देना हो, प्रॉम्प्ट यूज करना हो, ये सारी चीजें मैं आपको क्लास में करके दिखा चुका हूं। जल्दी जाइए, बढ़िया से उस सेशन को एनरोल करिए, निश्चित ही कुछ आप सीखेंगे, ये हम अश्योर करते हैं। थैंक यू सो मच।